2014 से आज तक जो बदलाव आया है कि आज पीके जैसी फिल्म रिलीज करना तो छोड़िए, शायद बनाना भी संभव नहीं है, ना तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, ना कमर्शियल रिलीज के लिए। सिनेमा का संबंध मेरे ख्याल से राजनीति से हमेशा रहा है। कम से कम सजग जो फिल्मकार रहे हैं, सजग कलाकार रहे हैं। आज के समय में बहुत सारे पुराने वीडियो क्लिप्स सामने आते रहते हैं, कभी राजेश खन्ना जी का, तो कभी अमजद खान साहब का, कभी दिलीप कुमार साहब का। लेकिन एक बात जो मैंने नोट की कि कलाकार और फिल्में कभी भी सत्ता पक्ष का माउथ पीस बनकर नहीं रहे। मेजॉरिटी अगर बात करें, समाज को आईना दिखाना, सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, ये ज्यादा प्रखर रहा हमारे सिनेमा जगत में। इस चक्कर में कुछ फिल्में अपने समय समय पर बैन भी हुई। घर वालों को, बच्चों को डर तो महसूस हुआ शुरुआत से ही, खासकर जब सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में खुल करके सामने आया था। तो उसके बाद एक आध बार ड्राइवर ने भी आके बताया कि सर, नीचे आपको पूछने के लिए पुलिस स्टेशन से लोग आए थे कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी होती है, और मुझे कह करके गए हैं कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं, हमें बताते रहना, और साहब को मत बताना कि हम लोग आए थे। ड्राइवर मेरा थैंकफुल ईमानदार आदमी है, तो उसने कहा साहब, मैं उनकी नौकरी करता हूँ, उनको तो जरूर बताऊंगा। उसने मुझे आकर बताया था। तो इस तरह का थोड़ा सा हल्का प्रेशर टैक्टिक्स तो महसूस हुई मुझे भी, कि चूंकि उस तरह की विचारधारा की फिल्में बनाने से ज्यादा फायदा होगा, रिलीज में ज्यादा फायदा होगा, टैक्स फ्री हो जाएंगी, सरकार खुद आपकी फिल्मों को जो है उनकी फ्री स्क्रीनिंग करेगी, प्रोपेगेट करेगी, और फाइनेंस भी इजीली मिलेगा। नमस्कार। वायर संवाद का यह अंक। वायर संवाद में इन दिनों हम पिछले दशक के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा और वर्तमान सत्ता। हमने देखा है कि पिछले दशक में हिंदी सिनेमा उद्योग का वर्तमान सत्ता से संबंध बहुत गहराई से बदलता गया है। हिंदी सिनेमा उद्योग आज लगभग दो विचारधाराओं में विभाजित दिखाई देता है। एक तरफ वो लोग हैं जो सत्ता से करीबी पाने की जुगत में लगे हुए हैं, और एक तरफ वो कलाकार हैं जो कि सत्ता से निरंतर प्रश्न पूछते हैं, उन्हें कटघरे में खड़े करते हैं। आज हमारे साथ सुशांत सिंह हैं, जो न सिर्फ बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, बल्कि तमाम राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर गहरी दखल भी रखते हैं। वे इन विषयों पर सार्वजनिक स्थलों पर बोलते भी हैं और धरना प्रदर्शन इत्यादि में शामिल भी होते हैं। सुशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज वायर के इस अंक में। धन्यवाद जी। आप बताएं कि सत्ता का हिंदी सिनेमा के साथ संबंध पिछले दशक में किस तरह से परिवर्तित हुआ है? मैं अभी, जब आपसे बात हुई थी इस विषय पर कि इस पर एक संवाद हम करेंगे, तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था। तो 2014 से लेकर के 2024 तक की मैं हिंदी फिल्में जो रिलीज हुई हैं, उनमें बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल फिल्में कैसी रही हैं, कौन सी रही हैं, वो विकिपीडिया पर मैं देख रहा था। तो दो तीन ऑब्जर्वेशंस आए, बट एक सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन था कि 2014 में सबसे बड़ी हिट थी एक फिल्म जिसका नाम था पीके। उस तरह की फिल्म उस समय भी काफी कंट्रोवर्सी उस पर हुई थी। काफी लोगों ने नाराजगी जताई थी कि भगवान शिव को ऐसे कैसे दिखा दिया, हमारे धर्म पर चोट की है। लेकिन उसके बावजूद बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ी हिट थी, उसे रिलीज होने से कोई रोक नहीं पाया था, कहीं कोई बलवे नहीं हुए थे। 2014 से आज तक जो बदलाव आया है कि आज पीके जैसी फिल्म रिलीज करना तो छोड़िए, शायद बनाना भी संभव नहीं है, ना तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, ना कमर्शियल रिलीज के लिए। तो एक तो बड़ा बदलाव ये नजर आया। और जहां तक राजनीति के साथ संबंध की बात है, सिनेमा का संबंध मेरे ख्याल से राजनीति से हमेशा रहा है। कम से कम सजग जो फिल्मकार रहे हैं, सजग कलाकार रहे हैं। आज के समय में बहुत सारे पुराने वीडियो क्लिप्स सामने आते रहते हैं, कभी राजेश खन्ना जी का, तो कभी अमजद खान साहब का, कभी दिलीप कुमार साहब का। लेकिन एक बात जो मैंने नोट की कि कलाकार और फिल्में कभी भी
सत्ता पक्ष का माउथ पीस बनकर नहीं रहे। मेजॉरिटी अगर बात करें, समाज को आईना दिखाना, सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, ये ज्यादा प्रखर रहा हमारे सिनेमा जगत में। इस चक्कर में कुछ फिल्में अपने समय समय पर बैन भी हुई। आंधी जैसी फिल्म है जो उस वक्त बैन की गई थी। नाटक भी बैन हुए, सिंहासन खाली करो, इस तरह की बातें भी हुई। पर ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, इस पर गहन अध्ययन तो मेरा नहीं है भाई, सीधी बात। लेकिन 2014 से अब तक जो देखता हूँ कि हमारे फिल्म जगत का एक बड़ा तबका सत्ता पक्ष का लाभार्थी होने के प्रयास में ज्यादा जुट गया, क्योंकि वहां कमर्शियल फायदा वहीं दिख रहा है, ऐसा मुझे लगता है। एक होता है कि आप विचारधारा आपकी मजबूत है, कि जो सत्ता पक्ष है इस वक्त, जो कि इस समय बीजेपी है, उनकी विचारधारा को आप पूरी तरह से मानते हैं और उनका साथ देने के लिए लालायित हैं। आपके मन से आवाज उठती है कि भाई हम उन्हीं की तरह की फिल्में बनाएंगे, वही विचारधारा, उसको ही फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ज्यादातर मुझे अपॉर्चुनिस्ट ही लगते हैं, कि चूंकि उस तरह की विचारधारा की फिल्में बनाने से ज्यादा फायदा होगा, रिलीज में ज्यादा फायदा होगा, टैक्स फ्री हो जाएंगी, सरकार खुद आपकी फिल्मों को जो है उनकी फ्री स्क्रीनिंग करेगी, प्रोपेगेट करेगी, और फाइनेंस भी इजीली मिलेगा। जो मेरी जानकारी में आया है, पुख्ता तो नहीं है भाई, लेकिन के कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो हाल फिलहाल में पिछले कुछ वर्षों में एकदम ज्यादा सक्रिय हुए हैं, तो वो काफी अच्छी तरह फाइनेंस दिलवा देते हैं ऐसी फिल्मों को। उन पर सत्ता पक्ष का काफी वरदहस्त है। तो ये बड़ा फर्क आया है कि लाभार्थी और वो जो लाभार्थी नहीं होना चाहते हैं, अपने मन की फिल्में बनाना चाहते हैं। जरूरी नहीं कि वो फिल्में सत्ता पक्ष के विरुद्ध ही हों। वो फिल्में प्रश्न खड़े करती हैं, वो सब्जेक्ट प्रश्न खड़े करते हैं। इत्तफाकन ये है कि वो प्रश्न सत्ता पक्ष को पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बाकी जो छोटा एक तबका है, बड़ा तबका तो लाभार्थी हो चुका है, सत्ता पक्ष के साथ जुड़ चुका है, पूरी तरह से उनकी कही ही सुनता है। जो दूसरा तबका है वो सिर्फ इस धुन में फिल्में नहीं बनाना चाहता कि भाई क्योंकि मुझे विरोध करना है सत्ता पक्ष का। उन्हें लगता है ये समस्याएं हैं, इन पर बात होनी चाहिए, और वो वैसी फिल्में बनाना चाहते हैं। लेकिन वो मेजॉरिटी नहीं है, वो एक छोटी माइनॉरिटी है। तो आपने जब कहा, जी जी, आपने अभी जब कहा कि फिल्मकारों की और कलाकारों की भी अपनी एक राजनीतिक संवेदना रही है, शुरू से रहती आई है। मुझे ऐसा याद आया कि आप याद करें कि श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी इत्यादि जिस समय फिल्में बनाना शुरू कर रहे थे, तो उनकी फिल्में सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पर तीखे प्रश्न उठाया करती थी। लेकिन उन फिल्मों को हम जानते हैं एनएफडीसी कितनी अच्छे से फाइनेंस करता था, सपोर्ट करता था। आज ये स्थिति संभव आपको कहीं लगती है? नहीं भाई, आज तो वो संभव ही नहीं है। अब तो एनएफडीसी बचा भी है कि नहीं मुझे भी नहीं पता, शायद बंद ही हो गया मुझे मेरे ख्याल से। फिल्म्स डिवीजन तो बंद हो चुका है जहां तक मेरा ख्याल है। एनएफडीसी भी तकरीबन शायद अभी बोरिया बिस्तर शायद सिमट ही रहा होगा, क्योंकि एनएफडीसी ने आखिरी कब क्या काम किया था मुझे तो ये भी याद नहीं है। बट आप सही हैं, वो फिल्में तब तीखे सवाल उठाती थी, और जाहिर सी बात है आप जब भी सवाल उठाते हैं विपक्ष से तो सवाल नहीं उठाते हैं। फिल्में जब बनाते हैं तो आप सामाजिक व्यवस्था पर जब प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल खड़े करते हैं, तो जवाबदारी सत्ता पक्ष की बनती है। उसके बावजूद श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, प्रकाश झा भी उस वक्त जो फिल्में बनाते थे वो बना पाए, तो बड़ी बात है। वो उस समय के ऊपर एक रिफ्लेक्शन है कि वो समय कैसा था। अब वो समय, अब तो फाइनेंस छोड़िए, लास्ट एक मीटिंग हुई थी आई थिंक 2019 के चुनाव जब होने वाले थे, तो राष्ट्रीय लोकदल के कुछ लोग यहाँ आए थे उस वक्त, और हम कुछ लोगों ने मिलकर उनसे मीटिंग की थी। तो उस वक्त यही चर्चा हो रही थी कि राष्ट्रीय लोकदल अगर लड़ रहा है, हालांकि उसकी सत्ता तो आएगी नहीं, पर किसी भी पार्टी को हम सपोर्ट करें तो क्यों करें, आप हमारा सपोर्ट क्यों मांग रहे हैं। तो हमारा जो भी 15, 20, 25 लोग जो मिले थे, उनका ये था कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आप क्या स्टैंड लेंगे, आप ये बताएं। तो ये बहुत क्लियर था इस ग्रुप का कि भाई जो भी पार्टी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, चाहे कल हम आपसे सवाल करें या किसी और से, उसके लिए खड़ी है तो हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो वहां जब बातचीत होनी शुरू हुई, तब एक नया प्रोड्यूसर था लड़का, तो उसने कहा कि साहब आज तो हालत ये है कि मेरे पास एक सब्जेक्ट है कश्मीर के बारे में, एंटी या प्रो कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म भी उसे हाथ लगाने को तैयार नहीं है।
तो एनएफडीसी तो छोड़ ही दीजिए। तो इतना एक डर बैठाया जा चुका है। जब तांडव जैसी सीरीज पर खामखा के केस दाग दिए जाते हैं और बेचारे प्रोड्यूसर से लेकर के एक्टर्स से राइटर्स तक को अंडरग्राउंड रहना पड़ता है लंबे समय तक, तो एक एक डर का माहौल तो पैदा कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, किसी भी चीज जहां जरा सी भी कंट्रोवर्सी हो सकती है, कंट्रोवर्सी तभी होगी जब आप सवाल पूछेंगे, तो उसकी इजाजत अब नहीं बची है। ना ओटीटी प्लेटफॉर्म देगा, ना आपकी फिल्म रिलीज हो पाएगी। वो खैर वो तो तब होगा जब बन पाएगी, फाइनेंस ही नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं डर का माहौल बनाया जा चुका है। दिलचस्प ये है कि आम जनता के मन में बॉलीवुड के सुपरस्टार के लिए एक लार्जर देन लाइफ फीलिंग होती है। उनको लगता है कि ये अपार शक्तिशाली, भयानक रूप से धनवान लोग हैं जो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप बता रहे हैं कि आज ये भी सत्ता पक्ष के सामने लगभग डरे हुए नजर आते हैं। इनको नहीं समझ आ रहा कि कब कौन सा केस इन पर हो जाए और कब इनकी कौन सी फिल्म पर कहाँ तोड़-फोड़ मचनी शुरू हो जाए। तो ऐसे में सुशांत ये बताएं, व्यक्तिगत मैं जानना चाहूँगा, आपके अपने अनुभव क्या रहे हैं? क्या आपको कभी कुछ संकटों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? संकट दिक्कत ऐसे तो दिक्कतें, हाँ संकट, घर वालों को, बच्चों को डर तो महसूस हुआ शुरुआत से ही, खासकर जब सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में खुल करके सामने आया था। तो उसके बाद एक आध बार ड्राइवर ने भी आके बताया कि सर नीचे आपको पूछने के लिए पुलिस स्टेशन से लोग आए थे कि आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी होती है, और मुझे कह करके गए हैं कि आप कहाँ कहाँ जाते हैं हमें बताते रहना, और साहब को मत बताना कि हम लोग आए थे। तो ड्राइवर मेरा थैंकफुल ईमानदार आदमी है, तो उसने कहा साहब मैं उनकी नौकरी करता हूँ, उनको तो ज़रूर बताऊंगा। उसने मुझे आकर बताया था। तो इस तरह का थोड़ा सा हल्का प्रेशर टैक्टिक्स तो महसूस हुई मुझे भी, पर वो चीज़ें उनसे रुकी नहीं बात। दिक्कतें ये हुई कि हाँ काम धीरे धीरे कम हो गया। 2000 सीए एनआरसी के बाद से लेकर के अब तक जो है काम काफ़ी कम हो गया। शुरुआत में ये था कि जब फिल्में बिल्कुल मिलनी बंद हो गई थी, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी काम मिला, बट धीरे धीरे अभी जो है वो धारा भी तकरीबन सूख चुकी है। तो वो दिक्कत तो है, वो झेलना पड़ेगा आपको, बट देन आप कोई भी स्टैंड लेते हैं तो उसके परिणाम के लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए। तो ये शिकायत नहीं है, इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। ये भी मुझे हाल फिलहाल में महसूस हुआ, पिछले 1 साल में ज़्यादा महसूस हुआ। और अभी एक क्रिटिक हैं जो तकरीबन इसी विषय पर एक आर्टिकल लिख रही हैं, रिसर्च कर रही थी, तो उनसे बातचीत हुई, तो उनसे भी यही बात हो रही थी। मैंने कहा देखिए डायरेक्टली तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ, एक आध किस्से हैं। एक मित्र है जिसने अभी एड एजेंसी शुरू की है, तो एयरपोर्ट पर मिल गया था अचानक, तो जैसे आप मिलते हैं पुराने दोस्तों से, मैंने कहा यार एड एजेंसी खोली है, कमाल है, मुझे काम नहीं दे रहा। तो उसने बड़े इनोसेंटली जवाब दिया, यार कोशिश तो की मैंने, बट फिर यार वो बोला जाता है यार तेरी जो राजनीतिक विचारधारा है उस चक्कर में तो नहीं हो पाता है। तो इन्होंने जो क्रिटिक हैं जिनसे बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन कई लोगों से बातचीत की और 2-4 नाम तो हैं, वो तो क्लियरली बोल दिए गए हैं लोगों को कि इन लोगों से दूर रहो, जिसमें एक नाम आपका भी है। तो मेक सेंस, ठीक है। तो इतनी दिक्कत तो हुई है भाई। आपने राजनीतिक विचारधारा का जिक्र किया, आपकी क्या विचारधारा है? मुझे याद है आपने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भी भागीदारी की थी और उसके तुरंत बाद मुझे इंटरव्यू दिया था, जहाँ आपने ये कहा था कि मैं सिर्फ इसलिए जुड़ रहा हूँ क्योंकि इसको देखना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस गलती करेगी तो मैं प्रश्न उठाने से कांग्रेस से भी नहीं चूकूंगा। क्या विचारधारा है आखिर आपकी? आप कहाँ खड़े हुए हैं? यार सिविल लिबर्टीज, मेरी सीधी सीधी विचारधारा है संविधान। हर इंसान को, हर नागरिक को बराबरी का हक है बोलने का, बराबरी का हक है कमाने का, बराबरी का हक है एक खुशहाल, सुखी, निश्चिंत जीवन जीने का। सीधी सिंपल बात है। और कोई भी सरकार आती है जो इसमें किसी भी किस्म से रुकावट डालती है, तो उसके खिलाफ खड़े होना बतौर कलाकार ही नहीं, बतौर नागरिक मेरा फर्ज है। और इतनी सी है भाई, और कोई राजनीतिक विचारधारा मेरी है नहीं। संविधान के हिसाब से चलिए, सबको सुखी रहने दीजिए, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। अभी आपने कहा कि 4-5 नाम ऐसे हैं आपके अलावा जिन पर निगाह रखी जा रही है। तो मैं मानना चाहूँगा कि जो आर्थिक, मैं एकदम स्पष्ट ये शब्द प्रयोग करना चाहता हूँ क्योंकि शायद कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे कि ऐसे बहुत ही अच्छे कलाकार हैं जिनको आज काम मिलना बंद हो रहा है या हो रहा होगा या होने की प्रक्रिया में है। तो जी। सुशांत, लगभग कितने ऐसे होंगे फ़िल्म उद्योग में आपको लगता है,
जिनके पास काम की कमी सिर्फ इसलिए आई क्योंकि वह सत्ता की या भाजपा की विचारधारा से ताल्लुक नहीं रखते हैं? कलाकारों की अगर बात करूं तो देख, बहुत लंबी फेहरिस्त तो नहीं है दोस्त, दुर्भाग्यवश बहुत लंबी फेहरिस्त नहीं है। चुनिंदा अगर गिन लेंगे तो शायद 10 से ज्यादा नहीं होंगे ओहो। मेरे ख्याल से, इससे ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि वो 10 ही हैं जो बहुत प्रोमिनेंटली बोले, तो तकरीबन हाँ उससे ज्यादा नहीं है। सो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ नहीं इंडस्ट्री का। ये भी कह सकते हैं बहुत ज्यादा लोगों ने अपना नुकसान होने नहीं दिया। आप जैसा कहना चाहें। उन्होंने अपने आप को झट से पाला बदल लिया, उन्होंने देख लिया। अच्छा, एक और आपने बात शुरू में कही थी बड़ी दिलचस्प, कि ये वो लोग नहीं है जिनका जो मन से इस विचारधारा से जुड़े हैं, ये सिर्फ अवसरवादी हैं। और ऐसा मुझे ऐसा आपको लगता है? ऐसा क्यों लगता है, थोड़ा समझा के बताएं इस बात को, इसकी क्या वजह है? क्योंकि इसमें से बहुत से लोग हैं, वही जब आप सोशल मीडिया पर यार एक बार जो चीज छप जाती है ना इंटरनेट पर, वो छप जाती है, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, कितने आप ट्वीट डिलीट कर लीजिए। तो अभी जैसे विवेक अग्निहोत्री के पुराने ट्वीट्स निकल के आते हैं, हाँ वो बिल्कुल सेक्युलर थे। ऐसे ही बहुत सारे कलाकार हैं, आप नाम लेते जाइए, फेहरिस्त लंबी है, जो 2014 तक बिल्कुल सेक्युलर थे साहब। उनमें सुपरस्टार्स भी शामिल है हमारे, जो आज कैसे भी इंटरव्यू ले लें, लेकिन वो सेक्युलर थे। तो मुझे लगता है वो सेक्युलरिज्म भी अवसरवाद ही था, क्योंकि उस वक्त एक तथाकथित सेक्युलर पार्टी जो है पावर में थी। अगर इतनी जल्दी आपकी विचारधारा बदल जाती है तो आपकी विचारधारा तो आपकी थी ही नहीं, वो अवसरवादिता है। कुछ हैं गिने चुने लोग हैं जो मारे शर्म के नहीं बोलते थे, लेकिन वो अब भी बहुत खुलकर सामने नहीं आए। अगर आपके ऊपर नाम लेना चाहे एक आध ऐसे लोग? नहीं, छोड़ो ना वो, कोई बात क्योंकि आप प्रूव नहीं कर सकते उस चीज को ना, ठीक। जिस चीज का साक्ष्य नहीं है, तो इट्स लाइक ही सेड एंड ही सेड डिडंट से। तो वो है बहुत बड़े चतुर लोग हैं, जिनकी विचारधारा अभी भी जो है वो भले ही सत्ता पक्ष के से बिल्कुल मेल खाती है, लेकिन वो अभी भी बैकग्राउंड में रहते हैं। ऐसे चतुर लोग भी हैं। थोड़ा सा इसको अलग रास्ते पे ले जा रहा हूँ, उससे जुड़े हुए रास्ते पर। इस पूरी प्रक्रिया का सिनेमा के एस्थेटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं थोड़ा और खोल के अपना प्रश्न पूछूं तो हमारी सिनेमा की जो कलात्मक गुणवत्ता है, ये जो कलात्मकता है, रचनात्मकता है, उस पर इस तरह की अवसरवादिता का क्या प्रभाव पड़ रहा है? यार बुरा ही प्रामाणिक बना पाएंगे? नहीं, बुरा ही पड़ रहा है, क्योंकि आप तथ्य छोड़ दीजिए। फिल्मों का तथ्य से खैर लेना देना कुछ फिल्मों का होता है, हर फिल्म का तथ्यों से लेना देना होना भी नहीं चाहिए। फिल्में सर्वप्रथम मनोरंजन का माध्यम है, ठीक है, माइथोलॉजी से लेकर के आप परिकथा, फिक्शन, हर चीज पर काम करते हैं। लेकिन आप बहुत सारे सोच जो है, जब तक सारे दरवाजे ना खुले हों तब तक क्रिएटिविटी चरम पर नहीं पहुंच सकती। जब पहले ही कई दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे कि आप इस डायरेक्शन में ही सोचेंगे, इस डायरेक्शन में नहीं सोचेंगे, तो क्रिएटिविटी को जब आपने घोड़े की तरह जो है यहाँ पर कानों आंखों के आगे पर्दे लगा दिए हैं, घोड़े को एक ही दिशा में दौड़ना है, तो क्रिएटिविटी उस तरह तो आगे बढ़ नहीं सकती। और शायद इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो पीछे फिल्म आई थी आदि पुरुष। आप देख सकते हैं कि इतना अच्छा सब्जेक्ट, रामायण जो इतना कमाल का हमारा ग्रंथ कह लीजिए, धर्म ग्रंथ बहुत से लोगों के लिए है, कमाल की कहानी है, कमाल के उसमें प्लॉट्स हैं, सब प्लॉट्स हैं, इतने कमाल के कैरेक्टर्स हैं, पर आपने पहले ही चश्मा लगा दिया है कि भाई राम पर सवाल नहीं किए जाएंगे, रावण को जो है वो राक्षस बुरा व्यक्ति ही दिखाया जाएगा जो चमगादड़ों पर सवार होकर आता है। और चूंकि आपको जो है फाइनेंस भरपूर है, उसका कितना बेजा इस्तेमाल होता है वो हमने उसके यूट्यूब पर उसके ट्रेलर्स वगैरह में देख लिया। आपके इफेक्ट से लेकर के हर चीज इतनी दोयम दर्जे की थी, इतनी बुरी थी कि खुद जो है हिंदुत्व समर्थकों ने भी उस फिल्म को ये कहा कि भैया ये क्या बनाया तुमने। तो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव तो आप उसको वो चरम है उसका, जब आप प्रोपेगेंडा आंख मूंद करके बोलेंगे जो भी बनाओ चाहे, लेकिन प्रोपेगेंडा होना चाहिए, हमारी सोच वाला ही होना चाहिए, और ये लो
खजाने खुले पड़े हैं, जितना पैसा चाहे ले जाओ, तो फिर गधों की जमात जो है वो आगे आ जाएगी और उसी को आगे बढ़ाएगी। बाकी फिल्में भी हम देख लें तो यार हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, इफेक्ट से लेकर के हर चीज हम प्रूव कर रहे हैं, वो चाहे बाहुबली हो, चाहे आरआरआर हो, चाहे ब्रह्मास्त्र हो जो माइथोलॉजी पर बेस की गई, इफेक्ट से लेकर के हर चीज हमने दिखाया कि कमतर नहीं होगी अगर हम उस पर ध्यान देंगे। लेकिन हाँ, हमारा दर्शन जो है, विजन, वो सिकुड़ता जाएगा। वो हमने इन तमाम फिल्मों में देख लिया कि वो सिकुड़ता ही जा रहा है, संकुचित होता जा रहा है। जितना वृहद होना चाहिए, महाभारत जैसा ग्रंथ हमारे यहाँ है जिसने हर चीज पर सवाल पूछे, हर विषय पर सवाल पूछे, नारी के अस्तित्व से लेकर के पेट्रियार्की, हर चीज पर। जहां भीष्म भी है, भीष्म को महान भी दिखाया है और भीष्म की कमियां भी दिखाई हैं, द्रौपदी की कमियां भी दिखाई हैं, द्रौपदी के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं वो भी दिखाए हैं, पांडवों की कमियां भी दिखाई हैं, हर चीज, कहीं सवाल पूछने से चूकता नहीं है वो ग्रंथ। लेकिन अब हम खुद पूरी ईमानदारी के साथ महाभारत को उसके पूरे स्वरूप में दिखाने की स्थिति में है ही नहीं, खुद नहीं है। मुझे याद आया, महाभारत का आप जिक्र कर रहे हैं तो श्याम बेनेगल ने खुद महाभारत पर कितनी गजब की फिल्म बनाई है, कलयुग नाम से, और आज हम आदि पुरुष बना पाते हैं। सुशांत, एक और चीज है, जब ऐसी फिल्में बनेंगी तो हमारे फिल्मकारों की और कलाकारों की जो साख है जनता में, वह भी धूमिल होती जाएगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सुनील दत्त साहब का। सांसद थे, उसमें कोई समस्या ही नहीं है, कांग्रेस से सांसद थे। आज भी हमारे कई सारे फिल्मकार हैं जो कि या तो सांसद हैं या होना चाह रहे हैं, सत्ता से जुड़ना चाह रहे हैं। लेकिन सुनील दत्त साहब की एक साख थी, जब उन्होंने वो पदयात्रा की थी, मुझे याद है अमृतसर से, वो कितनी लंबी पदयात्रा थी, उस पदयात्रा का कुछ असर पड़ा था। जब आप ईमानदारी से किसी विचारधारा से जुड़ रहे थे, किसी कॉज के लिए, किसी कारण के लिए, तो आपकी बतौर कलाकार, बतौर फिल्मकार पूरे समाज में साख बनती थी। आप देख रहे हैं कि हमारा कलाकार अपनी साख भी खो रहा है इस प्रक्रिया में। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है क्या ऐसी? बतौर नागरिक, बतौर फिल्मों के दर्शक तो मैं महसूस कर पाता हूँ। हाँ, पर आप आज की डेट में यार वो समय बदल चुका है, अब वो लोग रहे नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जिन्हें अपनी साख, और सुनील दत्त जी ने जो किया था अपनी साख के लिए भी नहीं किया था, कन्विक्शन के लिए किया था। और इसीलिए उनकी, जिन मूल्यों पर भरोसा करते थे। जी जी। तो आज तो वो कन्विक्शन ही नहीं है, और साख की परवाह किसे है? मैं मर जाऊंगा, उसके बाद कौन क्या याद करेगा, नहीं याद करेगा, या सत्ता भी बदल जाएगी, उसके बाद मैं फौरन विचारधारा बदल लूंगा, तो उसके बाद भी मुझे कोई गाली देगा या नहीं देगा, मुझे नहीं लगता किसी को परवाह है इस बात की। आज बहती गंगा में जितना हाथ धो लिया जाए, जितने बैंक बैलेंस खड़े कर लिए जाए, उससे आगे शायद सोच नहीं रहा है कोई भी। और वो सिर्फ कलाकारों की बात नहीं है, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ अस, कंज्यूमरिज्म जो है, उपभोक्तावाद इतना ज्यादा हावी हो चुका है सब पर कि हम कल से आगे की सोचते ही नहीं है, कल की भी नहीं सोचते, शायद आज ही की सोचते हैं। आज मेरे हाथ में आईफोन होना चाहिए और लेटेस्ट आईफोन होना चाहिए, दैट्स अबाउट इट। तो जब लोग ही नहीं सोचते हैं तो कलाकार क्यों सोचेंगे या फिल्म मेकर क्यों सोचेंगे? तो ऐसा, अगेन आई माइट बी रॉन्ग, कुछ लोग हैं अभी भी जो शायद परवाह करते हैं अपने कन्विक्शंस की, बट वो इन टोटलिटी आम जिंदगी में ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं। एक बात बताएं, जब आप अपने फिल्म उद्योग में अपने मित्रों से जब उनके साथ उठते बैठते हैं, तब क्या इन विषयों पर चर्चा होती है कि आपका फिल्म उद्योग और आपकी सिनेमा, और सबसे बड़ी बात कि जो आपके बतौर कलाकार जो आपकी उत्कंठा है, जो आपकी एग्जिस्टेंशियल तड़प है, वो कहाँ जा रही है? या ये इन प्रश्नों पर चर्चा होना बंद हो गया है? नहीं, एक तो यार मेरे मित्र बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा सर्कल है, और अभी भी मुझे जहां काम मिलता भी है तो जाहिर सी बात है वो लोग हैं जो मेरी विचारधारा को जानते हुए ही मुझे काम दे रहे हैं। तो मुझे मालूम है जिन जगहों पर काम कर भी रहा हूं तो वो सब वैसे ही लोग हैं जो मेरी विचारधारा से सहमत हैं, एक मत हैं। तो इसलिए वो चर्चा तो होती है कि भाई इतना तो अभी कर पा रहे हैं, इतने बंधनों के बावजूद आगे क्या होगा, आगे क्या इतना भी कर पाएंगे अभी जितना कर पा रहे हैं? वो एक फ्रस्ट्रेशन तो है, बिकॉज आगे नहीं मालूम होगा, ऑलरेडी इतने बंधन है,
लिबर्टीज खत्म होती जा रही हैं, और फिर अगर 4 जून के बाद वापस यही सरकार है और यही माहौल है, तो देन आई डोंट नो भाई। तो डर मंडरा रहा है, यानी कि 4 जून के बाद अगर फिर से सरकार आती है तो आप पर बंदिशें कहीं अधिक गहरी हो सकती हैं। हो ही जाएंगी, बिकॉज यार आम जीवन में जनता तो त्रस्त है, वो तो सबको पता है। तो जनता की आवाज आगे भी दबी रहे और जनता को खुद पता ना चले कि वो त्रस्त है, पड़ोसी भी त्रस्त है। जो त्रस्त है वो खुद को अकेला महसूस करता रहे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उस तक औरों की आवाजें ना पहुंचे, औरों की चीखें ना पहुंचे। वो चीखें दबाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर चीख को कंट्रोल किया जाए, हर मीडियम को कंट्रोल किया जाए। तो एक जो हताशा दिखती है मुझ जैसे लोगों में भी, अब जो हताशा दिखने लगी है, वो इसलिए क्योंकि हमें महसूस करा दिया गया कि आप कितना बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोट तो तब भी एक ही डायरेक्शन में पड़ेगा। तो इसलिए सबको अलग थलग कर देना, सबको ये महसूस करा देना कि आप अकेले हैं और कमजोर हैं, इसलिए बंदिशें बढ़ाते रहना, वो इस तरह के सत्ता पक्ष के लिए उसके अलावा और कोई चारा नहीं है सत्ता में बने रहने के लिए। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ, बहुत अधिक भी नहीं। हम जानते हैं कि बंबई का फिल्म उद्योग बहुत हद तक बाल ठाकरे और उनकी शिवसेना की गिरफ्त में तो नहीं, उनके इन्फ्लुएंस में रहा है। किस तरह से कई सारे कलाकार बाल ठाकरे के दरबार में जाकर उनसे उनके दरबार में जाते रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जाते रहे हैं। उस स्थिति में और वर्तमान स्थिति में क्या अंतर है? बाल ठाकरे और शिवसेना का जो प्रभाव था हिंदी फिल्म उद्योग पर, और आज जो हम देखते हैं वर्तमान सरकार। हाँ, ये एक पैरेलल तो है इसमें, डेफिनेटली। बट ये आज जो है उसका एक बहुत ही विभत्स स्वरूप है। मैं उसको मतलब बिकॉज एक हद के बाद शिवसेना ने कहा कि पॉलिटिक्स और धर्म को मिक्स करना हमारी गलती थी, एंड शिवसेना ने जो है अपनी पॉलिटिक्स बदल दी। तो इसलिए मैं शिवसेना को बिल्कुल कहूं कि नहीं, उससे पहले जो कुछ हुआ उसको भुला देना चाहिए। वो सही था गलत था उस पर बात ही मत करो, वो तो गलत होगा भाई। तो वो जो दौर था वो गलत था, और आज के दौर का बड़ा छोटा सा उदाहरण था वो। छोटा सा उदाहरण आप कहेंगे? हाँ, छोटा ही था, क्योंकि तब भी इतनी भीषण मार तो नहीं थी भाई। कुछ मुद्दों पर ऐसा होता था कि अगर वहां से आदेश आ गया है, बाल ठाकरे साहब के यहाँ से आदेश आ गया है, तो फिर आपको टाइटल चेंज करना पड़ेगा फिल्म का, या ये स्थिति चेंज करनी पड़ेगी, या जो भी उन्होंने कहा है वो मानना पड़ेगा। वो तो था, वो हमने देखा भी है। इतिहास तो बदल नहीं सकते। मैं कह भी दूं, मुझे नहीं मालूम भाई उस वक्त का, मैं तो आया नहीं था तब तक यहाँ पर, अखबार तो पढ़ते ही थे। ठीक है सुशांत, हम बहुत ही निराशाजनक मोड़ पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। जिस तरह से आप हमें संयोग से ये संवाद उस जगह जाके पहुंचा है, तो हमें पता चलता है कि काम बहुत कम है, और 4 जून के बाद अगर यही स्थिति बनी रही तो जाने कितनी अधिक बंदिशें कलाकारों पर और बढ़ जाएंगी। बट एक मैं निराशावादी नोट नहीं करना चाहूंगा। जब मैं रिसर्च कर रहा था, बिकॉज आपसे संवाद करना था, तो ये बड़ा मजेदार है। आप जाइएगा विकिपीडिया पर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस देखिएगा 2014 से लेकर के 2024 तक। तो जो परसेप्शन एक बनाया गया है हमारे दिमाग में कि सिर्फ जो प्रोपेगेंडा वाली फिल्में हैं अब वही चलेंगी, वही चलाई जाएंगी और वही सक्सेसफुल होंगी, ऐसा है नहीं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस कहानी कुछ और ही कहते हैं। सो अगेन ये खेल परसेप्शन का ज्यादा है। ये भी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं सत्ता से स्वतंत्र भी है। सत्ता चाहकर भी दर्शक को अभी रोक नहीं पा रही है कि ना जाए। हो सकता है अगले टर्म में ये भी स्थिति आ जाए कि आप फिल्म देखने ही ना जा पाए, बनाना तो दूर की बात है। हाँ, बन भी जाए। कल बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। बात एक मित्र से हो रही थी, उनके चुनाव में कोई खड़े हैं, तो उन्होंने अपने कुछ थिएटर के शोज कैंसिल किए। तो उन्होंने कहा यार कैंसिल किए शोज, तो मैं पूछ रही थी कि भाई व्हाट हैपेंड टू द शो मस्ट गो ऑन। तो मेरे मुंह से अचानक ये निकला कि भाई ऑडिटोरियम तो बचा रहे पहले, उसके बाद ही तो होगा, शो मस्ट गो ऑन। सो आई थिंक अब तो लड़ाई ऑडिटोरियम बचाने की है।
एक याद आ रहा है, संयोग है, ऐसी आपने ऑडिटोरियम का किस्सा कहा तो याद आया। आपको याद होगा कि इटली में मुसोलिनी के समय चिनचिनाती स्टूडियोज़ बड़े फ़ेमस हुआ करते थे, जो मुसोलिनी की सरकार ने स्थापित किए थे। जब मुसोलिनी गए 45 के बाद, तो उसी स्टूडियो में इटालियन न्यू रियलिज़्म का जन्म होता है। उसी वही स्टूडियो न सिर्फ़ इटली बल्कि समूचे यूरोप का एक बहुत प्रमुख केंद्र हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे संस्थान भले ही इस समय दरक भी रहे हैं, अगर वहाँ आप जैसे लोग हैं जिनके भीतर काम करने की इच्छा और जैसे आपने कहा सिविल लिबर्टीज़ संविधान के साथ खड़े रहने की इच्छा बची हुई है, तो वे फिर इसका पुनरुत्थान कर भी ले जाएँगे, जब भी समय आएगा। जब भी समय आएगा, देखिए दावानल कितना भी बड़ा हो, उसकी जो राख होती है, उसी से नए बीज अंकुरित होते हैं। वही राख खाद बनती है। ठीक है सुशांत, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशुतोष, अच्छा लगा सब बात आपने करके।